नमस्कार प्यारे भैया बहन। कल हम सभी द्वितीय किरण पढ़ रहे थे और पाठ का शीर्षक है अपनी भाषा। इस पाठ से हम सभी पृष्ठ संख्या 7 पढ़ चुके थे कल। आज उसके आगे हम सभी कल यह जान गए थे कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर हम सब यह भी जान गए थे कि व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की आवश्यकता होती है। फिर कल हम यह भी जान गए थे कि स्वर वर्णों की संख्या 11 है, यह आपके बुक में लिखा हुआ भी है। फिर आभा बहन पूछी थी कि इन स्वर वर्ण जो 11 हैं क्या इनके भी भेद हैं, तो आचार्य जी बतला रहे थे कि हाँ इसके भी भेद हैं। तो हम सभी यह जान गए थे कि इन 11 वर्णों में से 4 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं और फिर 3 वर्ण दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर हम सभी यह भी जान गए थे कि ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है बोलने में, उसका दुगुना समय लगता है दीर्घ स्वर को बोलने में। तो अब 4 और 3 7 वर्ण की चर्चा हो गई। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं। 4 और 3 7, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, यानी कि 4 जो बच गए वह कौन से हैं। तो आज हम सभी पृष्ठ संख्या 8 पढ़ेंगे और उसी में यह जानेंगे कि ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। संयुक्त स्वर कहिए अब इसको। कुल स्वरों की संख्या 11 होती है, जिसमें से 4 स्वर जो होते हैं वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, फिर 3 दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो 4 और 3 7 और बच गए 4। तो वह जो 4 स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं। इनमें 2 प्रकार के स्वरों का योग होता है। कौन कौन सा योग होता है? तो अ में ह्रस्व ई, इस दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ए बनता है, यह संयुक्त स्वर कहलाता है। देखिए ए, फिर अ और ए, इस दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ऐ बनता है, यह भी संयुक्त स्वर कहलाता है। अ और ह्रस्व इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो ओ बनता है, यह भी संयुक्त स्वर है। फिर अ और ओ इस दोनों को जोड़ते हैं तो औ बनता है। अर्थात 11 स्वरों में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं, 3 दीर्घ स्वर होते हैं और फिर 4 संयुक्त स्वर होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना चाहिए। अनुस्वार की ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार जो बोलते जैसे कंग, कंकड़ का कंग, तो ये नाक से ध्वनि निकलती है। ध्वनि मीन्स आवाज़। जैसे अंग। विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अह। क में अगर लगा देंगे विसर्ग तो कह, प में लगा देंगे विसर्ग तो पह। तो यानी कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। यदि स्वर के उच्चारण में श्वास का कुछ अंश नाक से निकले तो उसे अनुनासिक कहते हैं। यदि कोई स्वर है और उसका उच्चारण आप कर रहे हैं तो नाक से यदि श्वास निकलती है उसको उच्चारण करने में, उसको बोलने में, तो उसको अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक के लिए ये चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ये देखिए चंद्र बिंदु। जैसे कांख, ये देखिए कांख, कांख जब बोलते हैं तो नाक से हवा निकलती है, तो कांख, यहाँ चंद्र बिंदु देने से यह मतलब है कि कां बोलने के समय में नाक से हवा निकल रही है, श्वास निकल रही है। तो कांख। खांसी, गांव, ऊंचा, चांद। तो इस प्रकार से यह स्वर वर्णों के बारे में हम सभी जान गए। अब उषा बोल रही है। उषा ने कहा व्यंजन वर्ण को भी समझा दें। अब स्वर वर्ण तो हम लोग जान गए, तो उषा बोली कि व्यंजन वर्ण को भी समझा दीजिए। तो स्वर रहित व्यंजन के नीचे हलंत लगा रहता है। आप जान गए हैं कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसमें स्वर निश्चित रूप से रहता है, स्वर वर्ण निश्चित रूप से रहता है, लेकिन व्यंजन के नीचे यदि हलंत लगा देते हैं तो उसमें से स्वर गायब हो जाता है और शुद्ध रूप से व्यंजन वर्ण आ जाता है। जैसे क, हलंत नहीं लगाएं तो इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा क। तो क जब बोलते हैं तो उसमें अ भी आ जाता है, अपने से अंत में अ आ जाता है, च, ट, त। लेकिन जब इसमें हलंत लगा देते हैं तो इसमें से अ गायब हो जाता है, क, च, ट, त, प। स्वर सहित व्यंजन पूरी तरह बोला जाता है। जैसे ये इसमें क हलंत है, यानी कि इसमें स्वर नहीं है, तो क जोड़ अ बराबर क, च जोड़ अ बराबर च, ट जोड़ अ बराबर ट। यानी कि यदि ये
हलंत को हटा देते हैं तो इसमें अ का उच्चारण आ जाता है, स्वर का उच्चारण आ जाता है और इस प्रकार से ये बन जाता है ट। देखिए इसमें हलंत नहीं है तो इसको बोलते हैं ट, लेकिन इसमें हलंत है यानी कि स्वर इसमें नहीं है तो ये हो गया ट। अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। स्वर वर्णों की संख्या हम लोग जान गए कि 11 है। अब व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इन 33 वर्णों के 3 प्रकार हैं। जो 33 है उसमें से 25 जो वर्ण हैं उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, 4 को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और फिर 4 को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33, यानी कि कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। उसको 3 भागों में बांट दीजिए, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। इस प्रकार से हो गए 33। स्पर्श व्यंजन अब होता क्या है, तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एवं ओष्ठ स्थानों से बोले जाते हैं, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि बोलते समय में जीभ जब स्पर्श करता है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दांत से और ओठ से, और तब आवाज़ निकलती है, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं। 25 में से 5 कंठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, फिर 5 तालु के स्पर्श से बोले जाते हैं, फिर 5 मूर्धा से बोले जाते हैं, फिर 5 दंत से बोले जाते हैं यानी कि दांत से, और फिर 5 ओठ के स्पर्श से बोले जाते हैं, यानी कि कुल 5 वर्ग हो गए। अब 25 के बाद से आइए छ, त्र, ज्ञ, अड़ और ढ। इसमें शुरू के 3 संयुक्त व्यंजन हैं, अड़ और ढ नए व्यंजन हैं। अब आइए स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग कौन कौन हैं, यानी कि इस स्पर्श व्यंजन जो 25 होते हैं और ये 25 स्पर्श व्यंजन है और इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, तो वो 5 वर्ग कौन कौन हैं। तो ये देखिए क, ख, ग, घ, अंग। क्योंकि ये क से शुरू होता है इसलिए इसको क वर्ग कहते हैं, तो इसको क वर्ग कहते हैं। क वर्ग यानी कि क वर्ग, क से शुरू हो रहा है ये पाँचों, क, ख, ग, घ, अंग, इसलिए इसको क वर्ग कहते हैं यानी कि क वर्ग कहते हैं। ममता ने बताया, बिल्कुल ठीक। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। जैसे क बोलिएगा तो जो हवा निकलती है वह कंठ से निकलती है। ख या ग या घ या अंग बोलते समय हवा, श्वास कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। अब ये च, छ, ज, झ, ञ, ये च से शुरू होता है इसलिए इसको च वर्ग कहते हैं, उषा ने कहा। और च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट से शुरू होता है इसलिए इसको ट वर्ग कहते हैं यानी कि ट वर्ग कहते हैं, श्री राम ने बताया। फिर इस ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है। अब आइए त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध, न, इसको त वर्ग कहते हैं। भरत लाल ने कहा इस त वर्ग का उच्चारण दांत से होता है। आप बोल के देखिए, बोलते समय जीभ दांतों से सटती है। अब बच गया प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, यह प वर्ग है। लखन लाल ने बताया इस प वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। ऊपर नीचे के होठों के स्पर्श से ये बोले जाते हैं। इस प्रकार से हम आज स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं इसके बारे में पढ़े। अब हम सभी इसके आगे कल पढ़ेंगे।